नमस्कार, Real life स्वागत है and आपका। alive. आपके साथ मैं हूं कंचन रोगा नेगी और आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube और Facebook लाइव पर। आज हम उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसके ऊपर तमाम भारतीय मीडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो मीडिया है इस समय लगा हुआ है, बात कर रहा है, क्योंकि मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर है और चिंता हमारी तब बढ़ जाती है जो कल बेलारूस में दोनों देशों रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल की जो बैठक हुई है, उस डेलीगेशन की बैठक के बाद भी कोई एक फाइनल सोल्यूशन पे हम नहीं निकले हैं। तो चिंता यहां बढ़ जाती है कि क्या इन दो देशों की जो जंग है ये परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं मेजर मोहम्मद अली शाह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आपसे बात करने के लिए मैं बहुत सारे लंबे सवालों की फहरिस्त मेरे साथ बनी हुई है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में जानना हमारे तमाम दर्शक चाहते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही होगा कि कल जो बैठक हुई सर बेलारूस में, उम्मीद थी पूरी दुनिया को कि एक शायद बातचीत के जरिए एक हल निकलेगा और हो सकता है कि ये जो जंगे ऐलान दोनों देशों की तरफ से हो रहा है इस पर फुल स्टॉप लग जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि दोनों देश अपनी अपनी जिद्दों पर अपनी ताकतों को दिखाते हुए अड़िग हैं। क्या हम माने, क्या ये जो जंग दोनों देशों के बीच में चल रही है ये परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकती है? कंचन जी, मैं संक्षेप में बताता हूं कि देखिए, अगर मैं ऐसी भाषा में बात करूंगा कि हर एक को समझ में आ जाए, जिसको जियो पॉलिटिक्स के बारे में इतना इल्म नहीं है या जो ये रशिया रूस के बारे में इतना फॉलो नहीं कर रहा है उसको भी समझ में आ जाए। देखिए, बात ऐसी है कि दो दोस्तों में झगड़ा है। अब कौन नहीं चाहेगा कि सुलह हो जाए। अब मैं और दूसरा, अब हम मिल रहे हैं बात करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए हैं। अगर मैं पहले से ही सल्ख करूं, जिद पे अड़ा जाऊं, अरे नहीं यार तुम लोग जबरदस्ती भेज रहे हो, मेरे को हाथ नहीं मिलाना, इससे मेरे को हाथ नहीं मिलाना, ठीक है मैं जाऊंगा क्योंकि तुम लोग मेरे को भेज रहे हो, इसके लिए मैं जाऊंगा, और फिर हाथ मिलाओगे उससे, क्या वो मीटिंग सक्सेसफुल होगी? नहीं होगी। दूसरी बात, अगर मैं मीटिंग भी कर रहा हूं, डिप्लोमेसी क्या होती है कंचन जी? डिप्लोमेसी होती है कि भाई अगर दो दुश्मन हैं फिर भी मुस्कुरा के प्यार से बात करेंगे, एक दूसरे को दुश्मन नहीं बुलाएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं हम दोस्त हैं भाई, हम दोस्त हैं, जानते हैं दिल के किसी कोने में कहीं ना कहीं कि हम हैं तो दुश्मन ही वैसे भी, लेकिन बोलेंगे नहीं नहीं तुम हमारे दोस्त हो। वो डिप्लोमेसी होगी। अब यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग से पहले प्रेसिडेंट पुतिन को हिटलर बुला रहे हैं, ये कहां की समझदारी की बात है? तो जाहिर सी बात, अगर अगर आपके देश पे हमला हो रहा है, जाहिर सी बात है बुरा लगेगा, खराब लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा ये बात, मगर डिप्लोमेसी भी तो एक चीज होती है ना। अगर आप चाहते हैं कि मीटिंग कामयाब हो, अच्छा ये मीटिंग हो रही थी बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में होनी थी पहले, लेकिन क्योंकि बेलारूस ने रूसियन फौज को रास्ता दिखाया था कि अंदर आ जाए कोई यूक्रेन की तरफ हमला करने के लिए, तो उनके राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को ठीक नहीं लगा, मुनासिब नहीं लगा कि वो महफूज होंगे वहां पे, तो उन्होंने बोला वहां पे मीटिंग नहीं करूंगा मैं। ठीक है, फिर ये मीटिंग हुई बॉर्डर इलाके में, वहां पे वो तैयार हुए। भाई उन्होंने कुछ कंडीशन रखी थी जेलेंस्की ने कि भाई हवाई एयर ट्रैफिक रुक जाएगा, मूवमेंट नहीं होएगी, ये सब ठीक है, वो जो कि वाजिब भी था एक तरीके से, वो जायज भी था, ठीक है मान ली बात। फिर उन्होंने और कंडीशन रखी कि भाई नहीं, उस टाइम पे सीज फायर होना चाहिए। भाई मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी। भाई जो कमजोर उस पे होता है वो चूज नहीं कर पाता है, वो चूज करने की स्थिति में नहीं होता है, उसको लेना ही पड़ेगा कि भाई जो हमको मिल रहा है, और उसका कोई मुकाबला नहीं है रूस से, ये बात वो समझ ले अच्छी तरीके से। मेरी कोई, मैं साइडिंग नहीं कर रहा हूं रूस से या यूक्रेन से, ना उनके पक्ष में या विपक्ष में हूं। मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक फौजी तरीके से, एक स्ट्रेटेजिकली, टैक्टफुली एक बात सामने रख रहा हूं सबके समझने के लिए। देखिए, एक चीज हमें फौज में सिखाई जाती है, वो है टैक्टिकल विड्रॉल। ये सन जू एक चाइनीज ऑथर थे, इन्होंने किताब लिखी थी दी आर्ट ऑफ वॉर, जैसे कि हमारी चाणक्य रीति होती है, बड़ी अच्छी बातें उसमें लिखी थी, उसी तरीके से कि अटैक कैसे करना है, डिफेंड कैसे करना है, विड्रॉ कैसे करना है, अपना बचाव कैसे करना है, बहुत उसमें टैक्टिक्स है उसमें समझाया गया है। तो चैप्टर 8 पैराग्राफ 4 लाइन 2 में लिखा है कि आपको जब मालूम है कि आपका कोई मुकाबला ही नहीं है दुश्मन से, तो आप क्यों वहां पे लड़ रहे हो? तो ये मीटिंग इसलिए कामयाब नहीं हुई क्योंकि तो आप ये पहले कह से रहे हैं कि यूक्रेन का रूस से कोई मुकाबला नहीं है। फिर वो एक जवाब आपसे, सैटेलाइट की तस्वीरें जो लगातार आ रही हैं, देखिए तस्वीरें वीडियोस हमारे देश के जर्नलिस्ट भी वहां पर गए हुए हैं और पल पल की अपडेट यहाँ पर पहुंच रही है, क्योंकि ये सिर्फ सवाल दो देशों के बीच नहीं रह गया बल्कि पूरी दुनिया के बीच बना हुआ है कि क्या यहाँ पर ये जो जंग छिड़ी हुई है ये वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ चुकी है।
ये खैर अभी सवाल ही है, इसके ऊपर कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन जो ताजा सैटेलाइट की तस्वीरें आई हैं सर मोहम्मद साहब, मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि उस सैटेलाइट की तस्वीरों में 64 किलोमीटर का एक लंबा काफिला देखा गया है रूस की सेना का। और ये भी खबरें चलकर आ रही है कि अब तक आज छठा दिन है इस जंग का जिसमें अब तक रूस के हाथ में कीव नहीं लगा है, जो राजधानी है उस देश की। उसको वो पाटने के लिए, उसको पर कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है और अपनी सारी ताकत झोंकी हुई है। तो हम क्या मान के चले कि आज शाम तक हर दिन हर पल जो अपडेट्स आ रही है, तब्दीलियां हो रही है, तो हम मान के चले कि शाम तक बड़ा कुछ हम सुन सकते हैं, क्योंकि 64 किलोमीटर का जो काफिला है उसमें रूसी सैनिकों के साथ टैंक्स देखे गए हैं और ये उसके अंदर हथियार है, हथियारों के अलावा वहां पर तोप और उसके अलावा और कई युद्ध का सामान साथ में इस काफिले के। हम मान के चलें कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपका बड़ा अच्छा ही सवाल है और मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूं। आपकी समझ, आपकी सूझबूझ इस विषय के बारे में वो दिख रही है कि आपने इतनी रिसर्च, रीडिंग, स्टडी करी है और बहुत मुबारक कंचन जी, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, बात ऐसी कि पहले कहा जा रहा था कि वो 27 किलोमीटर का लंबा काफिला है एक कारवां, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू मालूम पड़ा कि वो 64 किलोमीटर का लॉन्ग काफिला है। पूरी रूस की जो आप समझ सकते हैं 64 किलोमीटर, मान लिए दिल्ली और मेरठ का रास्ता इतना होएगा, उतना लंबा कॉन्वॉय चल पड़ा है। और वो रूस अब तक कब्जा क्यों नहीं कर पाया कि में ऐसी कई सारी वजह हैं। और अगर रूस चाहे तो अब तो उसने यूं भी नहीं किया है, रूस चाहे तो बर्बाद कर सकता है, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता है, वो शुरू से कहता आ रहा है। मैं आपको हल्का सा एक बैकग्राउंड समझाता हूं। देखिए, 1919 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, तब जर्मनी इमर्ज विक्टोरियस, जर्मनी की जीत हुई थी। और जर्मनी के जो जितने भी अलायंस थे, ये सपोर्ट किया जर्मनी को जीतने में, बाद में उन्होंने प्रेशराइज करा जर्मनी को कुछ ऐसे निर्णय, कुछ ऐसे फैसले लेने के लिए जो शायद जर्मनी शायद कन्विंस नहीं थी, उनको लेने पड़े। होता है ऐसा कि अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, बाद में बोलेगा भाई ये करो, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जर्मनी ने, अब मैं आपको 1919 से आपको सीधा ले आता हूं 1962 में हिंदुस्तान, 1962, 1965, 1971, 1999 हिंदुस्तान के जो युद्ध लड़े हैं चीन से, पाकिस्तान से, वो क्यों लड़े हैं? वो जमीन पे लड़े, जमीन के लिए। जैसे आमतौर पे दुश्मनी हो जाती है जमीन के लिए, भाई ये कब्जा कर दिया मेरे घर पे, मेरे जमीन पे, मेरे बाग पे, मेरे खेत पे, तो ये जमीन की लड़ाई थी। अच्छा, 90s में हमने देखा गल्फ वॉर, अर्ली 90s में, जो कि नेशनल रिसोर्सेज तेल के लिए थी, तो वो लोग लड़ रहे थे तेल के लिए। अब भाई बात ये है कि यहाँ पे जमीन की लड़ाई है, जमीन के लिए नहीं, रिसोर्सेज की लड़ाई है नहीं। लड़ाई क्यों हो रही है? लड़ाई इसलिए हो रही है कि रूस और अमेरिका का आज से 30 साल पहले, मैं आपको लेट 80s में ले जा रहा हूं, कोल्ड वॉर था, जबरदस्त कोल्ड वॉर। ये मुद्दा पीछे रह गया है। अब ये मुद्दा पीछे रह गया है कि लड़ाई किस वजह से हो रही है, क्योंकि अब जो निगाहें रुकी हुई हैं लोगों की, वो इस बात पे रुकी है कि जो लड़ाई दोनों देशों के बीच में चल रही है, ये महायुद्ध जो चल रहा है, ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील ना हो जाए। और इसी को लेकर लगातार, मतलब मैं ट्रैक से थोड़ा हट जाती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ से जो हमारे 4 मोदी कैबिनेट के मंत्री गए हैं, करेक्ट, हाँ, वहां से स्टूडेंट्स को, भारतवासियों को, जो कि 16,000 पर इंडियंस हैं, जिनमें से 14,000 स्टूडेंट्स हैं और ज्यादातर मेडिकल्स के स्टूडेंट हैं। मेरा सवाल यहाँ पर इस एंगल में जुड़ जाता है कि देखिए, भारत ने अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं करा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रिटेन हो गया, यहाँ पर जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पर आप अमेरिका हो गया, सीधे तौर पर, चाहे वो हथियारों की मदद हो या फिर सैन्य मदद हो, सीधे तौर पर यूक्रेन को मदद दे रहा है। लेकिन भारत का स्टैंड अब तक क्लियर नहीं हो पाया है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें रुकी हुई हैं। आपको क्या लगता है, क्या चीजें हम आगे इस पर अपडेट देख सकते हैं, इनमें बदलाव देख सकते हैं कि अगर ये युद्ध, ये जो दोनों देशों की लड़ाई है और आगे बढ़ती है, भारत का स्टैंड किस ओर जाता हुआ नजर आएगा? नहीं, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आप क्यों कैसे कैसे कह सकते हैं कि भारत का स्टैंड क्लियर नजर नहीं आया? बिल्कुल क्लियर है, और वो सिंगल माइंडेड है कि हम ना ही रूस ना ही यूक्रेन के पक्ष विपक्ष में होंगे। देखिए, अगर इतिहास लगाते हैं फिर से, क्योंकि कुछ भी अगर हमें इलाज करना है, पहले हमको बीमारी पकड़नी पड़ेगी। आपको जॉन्डिस हो रखा है, आप टाइफाइड की दवाई खा रहे हैं, इलाज नहीं होगा। आपको मलेरिया हो रखा है, आप जॉन्डिस की दवाई खा रहे हैं, इलाज नहीं होगा। आपको असल क्या बीमारी है वो पकड़नी पड़ेगी। इसी के लिए ही कहते हैं कि इतिहास बहुत जरूरी है समझने के लिए। और जो आप कह रही है जो हो चुका है, ये आपको, अब आप, बड़ा आसान है बोलना कि भाई गलती, जो मारता है किसी को, धर मुक्का मारा, स्कूल में 2 बच्चे लड़ रहे हैं, इसने उसको मुक्का मारा, गलती मुक्के मारने वाले की है?
और हम पकड़ के भाई कान पकड़ो, कोने में जाओ। भाई हम बैकग्राउंड देखे ना, हम सुने तो हुआ क्या था, इसने इसको प्रोवोक कैसे किया, वो सब। दो पक्षों की लड़ाई जब होती है, ताली कभी एक हाथ से बजती नहीं है कंचन जी। अब मानने की कोशिश करिए एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, जब दोनों हाथ सामने लाएंगे तब ताली बजेगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है, और ये समझेंगे तभी जब हम इसकी नफ्स पकड़ पाएंगे, हम थोड़ा इतिहास में जाएंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे। आगे जब आगे ऐसे इसका मेरा सवाल इसलिए था, मेजर साहब, क्योंकि जिस तरह से अब भारत के अंदर हर बड़ी, एक तरफ तो इलेक्शन टाइम चल रहा है, यूपी का इतना इलेक्शन चल रहा है, लेकिन इस तरफ अब भारत सरकार की तरफ से हर रोज आप देख रहे हैं कि बैठक की जा रही है, क्योंकि ये सबसे बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। और इस पर भारत के स्टैंड को आप बता रहे हैं कि स्टैंड क्लियर कर चुका है, लेकिन एक क्लियर कट जवाब जो भारत की तरफ से जाना चाहिए वो अब तक नहीं गया है। मैं आपसे एक बार फिर से दोनों देशों की जंग की तरफ बढ़ चलती हूँ, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि शायद ये जो जंग हो रही है ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाए। कल जब संयुक्त राष्ट्र की जो महासचिव हैं, उन्होंने एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने कहा कि रूसी परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखा जाना रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव ये बात कहते हैं तो आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले समय में हमें और कुछ भयावह तस्वीरें यूक्रेन से आती हुई देखना तय है। हम इस घटनाक्रम को किस एंगल में लेके चले, कि मतलब अगर चिंता यहाँ पर राष्ट्र के महासचिव ने भी दिखा दी है, तमाम मुल्कों ने भी दिखा दी है कि हम एक तरफ पूरी तरह से बढ़ चुके हैं आगे, कि ये जो है वर्ल्ड वॉर में तब्दील होगा ये युद्ध, तो क्या माने कि हम इसमें कुछ इन दो देशों को रोक पाने में सक्षम हो पाएगा कोई? देखिए, जंग शुरू होने से पहले, युद्ध होने से पहले, 24 फरवरी से पहले, एक दिन पहले भी हम लोगों का मानना था कि नहीं जंग शायद नहीं होएगी, ये रूस उस पर अटैक नहीं करेगा। रूस कह भी रहा था बार बार कि मैं यूक्रेन पे अटैक करना नहीं चाहता और मैं करूंगा भी नहीं। हालांकि उन्होंने अपनी आर्मर्ड गाड़ी, टैंक्स, बीएमपी लगा दिए थे जेड साइन के साथ, मतलब वो अटैक करने वाले आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन फिर भी रूस अटल था कि वो अटैक नहीं करना चाह रहा, वो मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो क्या वो झूठ बोल रहा था, या तो वो एक चाल चल रहा था झूठ बोल के अटैक करने की, कर क्या रहा था वो, ये बात भी समझने की जरूरत है। अब ये है, क्या ये विश्व युद्ध में कन्वर्ट होएगा, जो आपने सवाल पूछा। उस टाइम पे हम कह रहे थे कि ये युद्ध ही नहीं होएगा, अगर युद्ध ही नहीं होगा तो विश्व युद्ध तो और दूर की बात है ना। फिर नहीं, युद्ध की चिंता तो सर बहुत पहले ही जता दी गई थी, क्योंकि जिस तरह से तनातनी दोनों देश के बीच में बनी थी नेटो में को लेकर यूक्रेन की, जिसके अगेंस्ट पूरी तरह से रूस हमेशा रहा है, तो ये संभावना शुरू से ही बनी थी। लेकिन यहाँ पर रूस के बड़प्पन की बात शुरू से आ रही थी कि हो सकता है कि रूस जो इतना बड़ा मुल्क है वो छोटे से मुल्क यूक्रेन पर हमला ना करे। नहीं कंचन जी, तभी मैं बहुत जरूरी है इसको एक्चुअली इन डेप्थ इसके बारे में समझना। जो आपने बोला मैं इससे थोड़ा डिसएग्री करूंगा, इसलिए क्योंकि बात रूस बार बार कह रहा था। अब तब अगर वजह पता होगी तभी तो हम समझ पाएंगे इसके बारे में, है ना। तो जो आशंका जो प्राइम मिनिस्टर ज़ेलेंस्की है, इन्होंने बल्कि वीडियो भी लगाया था फेसबुक पे कि 16 फरवरी को रूस उन पे हमला कर देगा। जो आशंका जताई जा रही थी वो ये थी कि बीजिंग ओलंपिक गेम्स 20 फरवरी से पहले के तक अमेरिका उन पे हमला कर देगा। भाई तैयारी क्या थी यूक्रेन की, मिलिट्री तरीके से, सिविलियन तरीके से तैयारी क्या थी। लेकिन फिर भी हमारा ऐसा मानना था, एक आशावादी होने के नाते, कि भाई उस पर हमला नहीं करेगा। फिर भी शायद हो, एक तो छुरा दिखाने की बात होती है, मैं छुरा दिखा रहा हूं, मैं छुरा मारूंगा और धमकी दे रहा हूं। मैं दूसरे वाला नहीं मान रहा बात, मैं छुरा और करीब लेके आता हूं, फिर मैं गर्दन पे रख देता हूं। अब गर्दन पे छुरा रख दिया यहाँ पे, बात मानोगे? अरे आप बड़ा भाई है, खड़े होके वो मेरे को बचाने के लिए आएगा, बड़ा भाई। और बड़े भाई ने देखा, बड़े भाई ने बोला पीछे मुड़, तेज चल, दौड़ के चल। बड़ा भाई मुकर गया, अब मैं अकेला रह गया। अब मेरी बात मानोगे? अभी भी नहीं मान रहा, तो क्या करेगा? हल्का सा गला काट देगा, यहां से खून निकलेगा। अरे खून निकले, अब तो मुंडी सिर झुकाना ही पड़ेगा भाई। गला काट के झुकाओ या मत कटवाओ, उसे भाई झुका दो, सिर तो झुकाना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो जो नेटो नेशंस अभी जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, भाई यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती क्या थी? वो या तो भाप नहीं पाए, ऐसा लोग मानेंगे। मैं तो बोलूंगा, मैं तो कतई नहीं मानूंगा कि एक 44 ओल्ड प्रेसिडेंट। मेजर साहब, यूक्रेन ने ये भी साबित कर दिया कि युद्ध सिर्फ हथियारों के बल पर ही नहीं जीता जा सकता। जिस तरह से टफ फाइट दे रखी है रूस को, आज छठा दिन है इस फाइट का, जिसमें पूरी टक्कर दे रखी है। और देखिए वो अपडेट्स तो हम दे ही नहीं रहे हैं, जिसमें
विजुअल्स के साथ ये अपडेट आ रही, तब तस्वीरों के साथ कि वहां धमाके हो रहे हैं लगातार और सैनिक दोनों ही देशों के मारे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन को ही नुकसान पहुंचा है, रूस के भी सैनिक मारे जा रहे हैं। तो रूस ने ये भी नहीं सोचा होगा कि अगर उसने गर्दन, जैसा आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, गर्दन पे छुरा रख दिया है और चलाने की जो धमकी दे रहा है, उसमें इतनी बड़ी फाइट छुरे रखे हुए गर्दन के वाला देश भी दे देगा, इतनी टफ फाइट नहीं दे पाए। देखिए मैं आपको बताता हूँ आपको एक बात, किसी भी, मेरा दावा है ये 100%, किसी भी फौजी आदमी को आप बुला लिए जो एक्शन में रहा हो, जिसने खून खराबा देखा हो, जो लाइन ऑफ फायर से गुजर चुका हो, जिसने अपनी जान जोखिम में डाली हो, जिसने अपने साथियों को शहीद होते हुए देखा हो अपने बाहों में, वो आपको क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि युद्ध कभी कोई रास्ता नहीं है, कभी खून खराबा नहीं रास्ता है, युद्ध नहीं होना चाहिए, सबसे खराब चीज है ये। तो अगर ये हमें युद्ध रोकना भी है तो व्लादिमीर पुतिन जो हमला कर रहा है, जिसने छुरी रखी हुई है, वो गड़बड़ में तारीख 2 हाथ से बचती है। अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी समझाना चाहिए कि भाई अल्टीमेटली कुर्बान कौन होएगा? कुर्बान उसकी देश की आवाम होगी, जनता होगी। और सिविलियंस को हथियार देना भाई बहुत खतरे से खाली नहीं है। क्रिमिनल्स को, मर्डरर्स को जेल खाली करना, आ जाओ जिसको लड़ना है हम तुम्हें हथियार दे देंगे, भाई कोई मजाक नहीं है, खिलौने के हथियार नहीं है ये आपको बांट दी। भाई हमारी ट्रेनिंग होती है एनडीए में 3 साल, आईएमए में 4 साल, 4 साल की ट्रेनिंग जिसमें हथियार AK-47 का खोलना, जोड़ना, सफाई, वो पूरी ट्रेनिंग उसके बाकायदा। मैं आपको बताता हूँ, मैं कंचन जी, जब मैं जम्मू कश्मीर में 2003 से 2005 2 साल बॉर्डर इलाके में था मैं, और हम लोग बंकर में रहते थे ये, और हमारी पोस्ट केवल पाकिस्तान से 30 मीटर के फासले पे थी। 30 मीटर, समझ रही हैं आप यहाँ बैठी, आपका अगला डेस्क ऑफिस में वहां पे होगा 30 मीटर के फासले पे। आप पत्थर मारोगे तो वहां पे जाएगा पोस्ट, यहाँ पे हमारा झंडा, यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा। अब बात ऐसी थी कि उस टाइम पे हमसे भी गलतियां होती थी। मेरा हथियार मेरे हाथ से छूटा नहीं बिल्कुल भी। मैं नहाने जाया करता था तो हथियार मेरे हाथ में है और मैं नहा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, हथियार मेरी बदन से चिपका हुआ है, मैं सो रहा हूँ, हथियार मेरे बदन में है। तो हथियार मेरे अंग, शरीर का एक अंग बन चुका था, जैसे हाथ है, पाँव है, एक अंग बिल्कुल। तभी जब मेरे को मौका आया हथियार चलाने का उग्रवादियों पे, हथियार बड़े आराम से चल पाया, क्योंकि एक केमिस्ट्री, एक कंफर्ट लेवल, एक इक्वेशन, एक रिलेशनशिप बन चुका था मेरा। इतनी लंबी ट्रेनिंग और इतने लंबे तजुर्बे के बाद, उसके बावजूद भी बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स की गलतियां होती हैं, एक्सीडेंटल फायर होते हैं, उसके बावजूद भी। हाँ, ये थोड़ी है कि आप आओ लड़ोगे। ये सब हॉलीवुड पिक्चरों में अच्छा लगता है कि भाई कोई गोरा पहन के और AK-49 खड़ा होकर धड़ाधड़ फायर कर रहा है। ये सब वह बचकानी बातें कि आप सिविलियन को, मैं तो मान सकता हूं कि अगर 2 साल की जंग के बाद, 2 साल के बाद आप पिट रहे हो, हार रहे हो, तब आपने सिविलियन को बोला कि आ जाओ, तुम भी आओ, लड़ो, आ जाओ। ट्रेनिंग देने के बाद मैं समझ सकता हूं। आपने जंग के दूसरे दिन ही ऐलान कर दिया हम सिविलियन को हथियार बांटेंगे, ये तो एक्सीडेंटल फायर होंगे। और आप बताइए, लॉजिकली स्पीकिंग आपने खुद बोला ना, और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि लड़ाई केवल हथियार से नहीं जीती जा सकती है ना, या केवल मिलिट्री पावर से। इसलिए दिमाग भी चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए। अब आप ये बताइए, स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, भाई आपके पास AK-47 है आपके पास, और खुदा ना करे, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे कि आपको एक टैंक दिख रही है और आप अपनी घर की खिड़कियों से हाई राइज पे टैंक पे गोली मार रहे हो। टैंक तो बॉम्ब प्रूफ है, बुलेट प्रूफ भी है, टैंक को बचाव होगा क्या AK-47? और जो हथियार नेटो ने लाके दिए हैं इनको, यूक्रेन को, वो डिफेंसिव वेपन्स है और ऑफेंसिव वेपन्स नहीं है। वो बैलिस्टिक मिसाइल ये सब नहीं है, वो है बुलेट प्रूफ वेस्ट। जर्मनी ने हेलमेट लाके दी हैं, ये AK-47, ये स्मॉलर, ये छोटे वाले हथियार हैं, डिफेंसिव वेपन, अपने आप को बचाने के लिए एक तरीके से। अब आप अपनी खिड़की से मार रहे हो टैंक की तरफ, अगर टैंक ने चाहा तो वो गोला धर के हाई राइज पे मारेगा, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा वो, और ना ही उसका इरादा है करने का। आप जब सिविलियंस को हथियार दे रहे हो, सिविलियन तो फौजी नहीं होंगे ना, वो बागी कहलाएंगे, रिबेल्स कहलाएंगे, वो उग्रवादी कहलाएंगे। उसके बाद आप एक सिविल पीस डिस्टर्ब कर रहे हो, आप अपने लोगों की जाने खतरे में डाल रहे हो। ये लोग समझते हैं। लोग आज की तारीख में ज़ेलेंस्की की बहुत तारीफ करें सोशल मीडिया पे। ये आपने सवाल, ज़ेलेंस्की ने जिस तरह से अपने नागरिकों से रिक्वेस्ट की या उनको बोला कि जितने लोग सक्षम हैं वो इस युद्ध का हिस्सा बने, तो आप उसे अग्री नहीं करते। मेरा सवाल रूस के लिए कि अभी खबर ये भी आई थी कि रूस ने वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया। वैक्यूम बम, हम श्योर आपको पता ही होगा कितना घातक होता है गोला बारूद का ये उपयोग। मतलब ये जो हथियार है, इसको पारंपरिक गोला बारूद का उपयोग नहीं होता है इसमें। इसका नुकसान सीधे तौर पर लोगों की सांसों से जुड़ा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन सोखता है। तो ये अपने लेवल पे एक बहुत घातक और बड़ा हथियार है। अगर रूस इस तरह के अटैक करेगा, तो ज़ेलेंस्की ने अगर अपने देशवासियों से हथियार उठाने को कह दिया,
उसमें क्या गलत है सर? उसमें गलत बातों में वो क्या है, मैं आपको एक बहादुरी और बेवकूफी का फर्क सुनाता हूं मैं आपको। मेरे को 2 मिनट दीजिए आप, देखिए अनइंटरप्टेड। हिंदुस्तान में ईस्ट में एक जगह है रिजांगला। जब 1962 में हमें चीन से जंग लड़ी थी तो वहां पे 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी 120 जाबाज फौजी वहां पे थे तैनात, अंडर कमांड ऑफ मेजर शैतान सिंह भाटी, जिनको बाद में परमवीर चक्र से नवाजा गया था मरणोपरांत। उनको खबर मिली कि 30,000 से ऊपर 3,000 से ऊपर चीनी फौजी उनकी तरफ ऑटोमेटिक वेपन लेके फुली इक्विप्ड आ रहे हैं उन पे अटैक करने के लिए रजांगला पोस्ट के ऊपर। अब उनके पास ऑप्शन क्या था, पीछे हटने का, लेकिन उन्हें शैतान सिंह भाटी ने बोला मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने पूरी कंपनी को इकट्ठा करा और रियल लाइफ सिचुएशन बताई कि दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पे कि हम में से किसी की जीत ना हो सकता है कल को हम सब में सब शहादत प्राप्त कर लें, कल की सुबह ना देखें, लेकिन मैंने फैसला करा है मैं मरते दम तक लड़ूंगा, मैं पीछे 1 इंच नहीं हटूंगा, ये मातृभूमि मेरी माँ है। सब उनके साथ में थे। चीन की सेना आई, उन्होंने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, जब गोलियां खत्म हो गई तो पत्थर से लड़े, और जब पत्थर लड़ाई खत्म हो गई तो हाथों से लड़े, और हाथ नहीं तो बेयोनेट होती है ना, राइफल के आगे छुरी लगाते हैं, चाकू लगाते हैं, उन बेयोनेट से लड़े। और हमारे जो ट्रूप थे वो एक्लेमेटाइज भी नहीं थे, उनके पास राशन पानी नहीं था, उनके पास हथियार भी पुराना विंटेज हथियार था, और चीन के पास ऑटोमेटिक हथियार थे। बाद में जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक खबर पहुंची दिल्ली में, उनको यकीन नहीं आया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 120 फौजी 3,000 वो भी चीनी जो कि ऑटोमेटिक वेपन से लेद हैं उनसे लड़े। एक फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंची रजांगला। जब फैक्ट फाइंडिंग टीम रजांगला पहुंची, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि पूरा रजांगला वहां पे डेड बॉडीज पड़ी हुई है, मैक्सिमम चाइनीज सोल्जर्स थे, और हमारे 115 जाबाज फौजी, बर्फ क्योंकि वहां पे ठंड का माहौल था ना तो डिकम्पोज नहीं हो रही बॉडी, तो उनकी उंगली ट्रिगर गार्ड में थी और जमी हुई, मतलब मरते दम तक वो लड़े। जो नर्सिंग असिस्टेंट था उसके एक हाथ में बैंडेज, एक हाथ में सिरिंज, और ऐसे पाया गया वो। इतनी बहादुरी, आप सोचिए, थी बहादुरी, क्योंकि वो जिम्मेदार थे अपने लिए, अपने देशवासी, ये नहीं कि भाई पीछे लोग मर जाएंगे ना। अब बेवकूफी ये है, आप जो कह रही है कि सिविल को हथियार दे तो क्या गलत किया अपने आप को, ये बहुत ही मिलिट्री तरीके से भी देखा जाए तो बहुत ही बेवकूफी का काम इसलिए है क्योंकि आप अपनी जान, तो आपको क्या चाहिए, जेलेंस्की को अपनी कुर्सी, इलेक्शन वोटिंग उसको मिल जाए, अगली बार लोग उसको हीरो बना दें लोग। देखिए देखिए इसमें ये है कि जान अगर हथियार दिए तो इसमें क्या, खैर, लेकिन मैं आगे बढ़ती हूँ तो थोड़ा सा समय अब मेरे पास कम है क्योंकि मुझे अपने बुलेटिन के लिए भी जाना है, तो मैं यहाँ से वाइंड अप करूँ इससे पहले आपसे एक फाइनल कंक्लूजन जान लेते हैं। देखिए कल की बात में कुछ नहीं, अब नेक्स्ट लेवल पे भी बातचीत होनी है, ये भी खबरें आई हैं, दोनों देशों के बीच में जंग चल रही है, तस्वीरें भी आई हैं, दोनों देशों के सैनिक मर रहे हैं, नॉर्मल आम जनता भी वहां पर खासा नुकसान झेल रही है। तो लेना देना, मोटी बात यह है कि वहां फायदा किसी को नहीं, नुकसान हो रहा है, और अब बड़े लेवल पे नुकसान ना हो इसके लिए दुनिया के और देशों ने अपनी ताकत रखी है। आपको ये युद्ध किस दिशा में जाता हुआ लगता है? तो क्या लग रहा है कि छठा दिन है और छठे दिन भी उतनी ही पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है? क्या हम 7वें 8वें दिन या फिर 9वें दिन क्या हम ये पैनिक कम होता हुआ महसूस करेंगे, या आपको लग रहा है, आपका एनालिस्ट क्या कह रहा है कि ये पैनिक और बढ़ेगा, कम नहीं होगा? नहीं, ये पैनिक अभी और बढ़ेगा, अभी तो शुरुआत है, केवल एक आगाज है, मगर ये विश्व युद्ध की ओर शायद ना जाए। क्यों बताता हूँ, उसकी वजह बताऊंगा आपको। अगर नेटो फोर्सेस ऑन ग्राउंड उतरती, 30 राष्ट्र हैं, इनकी लीबिया के राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के प्रिंस राष्ट्रपति, इसको ये जनरल सेक्रेटरी है, अमेरिका इसको हेड करता है, तब ये कन्वर्ट हो सकता था यूरोपियन वॉर में और आगे जाके विश्व युद्ध में। फोर्सेस, अगर मैन पावर, हकीकत में फौजी जाते हैं, उन्होंने केवल रिसोर्सेज सप्लाई करे। अच्छा, अब रूस जो है धमकी दे रहा है अमेरिका को कि हम आप पे न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। भाई 26 जुलाई 1941 में जापान ने अमेरिका पे क्या किया था, उनके पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया था, जो कि बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था अमेरिका को। फिर 9/11 आई 2001 में, 9 तारीख की, तो जब उसामा बिन लादेन ने ट्विन टावर पेंटागन पे हमला किया। और अब अगर ऐसा हुआ, तो ये बहुत हाथ से बात निकल जाएगी। बात अभी भी हाथ से नहीं निकली है, अभी भी विश्व युद्ध की तरफ हम नहीं गए हैं। तो दोनों देशों को ये समझना होगा कि हमें अमल शांति बनाए रखनी चाहिए। इसमें नुकसान दोनों का ही है और पूरी दुनिया का है। एक कॉमन सेंस की बात बताऊं मैं आपको, आप इस युद्ध से क्या हो रहा है, आप देखिए आज की तारीख में तेल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, और तेल, रशिया, रूस जो है दुनिया का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल में। इसमें फायदा, जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग अगेन, इसमें फायदा किसका हो रहा है ये भी देखिए आप। यहाँ पे प्रतिबंधियां, सैंक्शन लगाए जा रहे हैं रूस पे, प्रेशर डाला जा रहा है रूस पे,
भाई रूस को फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। रूस ने अपनी इकोनॉमी इतनी मजबूत कर रखी है, और अगर रूस पे व्यापार के सैंक्शन डाले जाएं, रूस अपने व्यापार के सैंक्शन खोल देगी, कहां से? चीन से। तो फायदा किसको होएगा? फायदा होएगा चीन को, एडवर्सरी है तो अमेरिका का। तो एक बहुत बड़ी पिक्चर है जो आम लोग नहीं देख पा रहे इस बात को। दूसरी बात आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़ी एक माफिया, एक लॉबी है जो कि आर्म्स बिजनेस में डील करती है। वो तो चाहेगी ना कि जंग हो, ना जंग के उनका धंधा नहीं चलता आगे। और इसमें देखिए, एक जंग के बाद ना कंचन जी, मैं जानता हूँ आपके पास टाइम कम है, मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। एक जंग के बाद एक भाई वेट करता है अपने भाई का, एक माँ वेट करते अपने अपने बेटे का, एक बाप वेट करता है अपने बेटे का, एक बहन वेट करते अपने बेटे का, एक दोस्त वेट करती है अपने बेटे का। आखिरी में कौन हाथ मिलाता है? नेता लोग, पॉलिटिशियन, वो ही जंग का आगाज करते हैं और यही लोग हाथ मिलाते हैं। इसकी कीमत किसने चुकाई? आपने, हमने, हम जैसे लोगों ने। और आप मेरे से पूछिए, सबसे मुश्किल काम मैंने फौज में क्या करा है? गोलियां चलाई हैं? गोलियां देखिए नहीं। सबसे मुश्किल काम मेरा फौज में मैंने क्या करा है, वो ये था, घर पे फोन लगाना और बोलना, माफ कीजिएगा साहब, आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो तकलीफ मुझे मालूम है, मैंने किस मुंह से, किस तरीके से इतला की है, और वहां के रिएक्शन अभी तक मैं याद करता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सबसे मुश्किल काम था मेरा। ये काम नहीं था कि भाई गोलियां बरसा नहीं। तो वो कीमत वॉर की कौन इसकी चुकाता है? ये कोई चेस का गेम नहीं है कि भाई खेला पा दे वो साहब, और कीमत वहाँ पर जो दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, ये वहाँ की आम जनता ही चुका रही है असल मायने में, जिनके घर बर्बाद हो गए हैं और दूसरे देशों में वो शरण लेने को मजबूर है, जिसमें सिर्फ महिला और छोटे बच्चे ही, बुजुर्ग भी हैं। बहुत लोग हैं जिनको इस समय अपने देश में रहना था, लेकिन आज उनको पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपना टाइम हमें देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग अस लाइव। हमें जितने भी लोग लाइव देख रहे थे, फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी होगी मुलाकात और फिर से यूट्यूब, फेसबुक लाइव पर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।